हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जॉब में कहीं अपनी जो जॉब है उसमें कहीं चोरी हो जाती है? नमस्कार, एस भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम मैंने अनुभव से सीखा है के माध्यम से आपको समाज की तमाम ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराते रहते हैं, जो अपना दैनिक कार्य है वो तो करते ही हैं, उसके साथ-साथ में उन्होंने किसी और विधा में, किसी और कला में भी महारत हासिल की है और उसके ज़रिए भी अपना एक नाम बनाया है, अपनी एक पहचान बनाई है। तो इसी कड़ी में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के यूपीएस अलाइड सेवा में सेवा दे रहे जिला अल्पसंख्यक अधिकारी बाराबंकी बालेन द्विवेदी जी से, जो कि बहुत ही शानदार उपन्यासकार हैं और उनके उपन्यास लोगों के द्वारा बहुत ही रुचि से पढ़े जाते हैं। बालेंद्र जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे बहुत कार्यक्रम शुक्रिया में संतोष जी। और आपने इतने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया, इसके लिए हम आपका आभार भी बहुत व्यक्त करते शुक्रिया। हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, ये सभी की भी जिज्ञासा होती कि है, जब कोई व्यक्ति एक सरकारी सेवा में होता है, बहुत सारा उसके ऊपर प्रेशर होता है, उसके बीच में आप इतना शानदार उपन्यास लिख देते हैं और उपन्यास लिखना अपने आप में एक मूवी टाइप का ही है कि उसमें बहुत सारा पार्ट होता है। कैसे मैनेज कर पाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जॉब में कहीं अपनी जो जॉब है उसमें कहीं चोरी हो जाती है? नहीं देखिए, काम तो ईमानदारी से करना होता है और जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उसका पूरा निर्वहन भी करना होता है। लेकिन क्या है कि केवल जीवन इतना ही नहीं है, जीवन इसके बाहर भी है। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने कभी किसी कला को नहीं साधा या साधने की कोशिश नहीं की, उसका जीवन अधूरा है। पढ़ाई-लिखाई के दौरान से ही लिखने में रुचि रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा लिखाड़ था, लेकिन चीज़ों को गंभीरता से पढ़ता था। मेरी लेखनी में जो तेवर है, जो अंदाज़ है, जो कहने की शैली है, वो कहीं न कहीं से वो मैं वहीं से ढो कर लेकर आया हूँ। विषय वस्तु का अभाव मेरे पास कभी नहीं रहा, क्योंकि मैं गाँव से आता हूँ, गाँव की ज़िंदगी को जीता हूँ और जो हमारी रोज़मर्रा की नौकरी है, जो हमारी दिनचर्या है, उसमें भी हमें तमाम ऐसे तत्व मिलते हैं, जो हमारे उपन्यासों का विषय वस्तु बनते हैं। तो चोरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि अपने सामाजिक जीवन से ज़रूर कुछ कटौती करनी होती है। अगर उसको नहीं करेंगे तो उपन्यास जैसी बड़ी विधा में हाथ आज़माना कभी संभव नहीं होगा। ये उपन्यास आपने लिखा मदारीपुर जंक्शन, पहला आपका उपन्यास है। जी, जी। इसमें लोकोक्तियों का, लोक कथाओं का बहुत ही शानदार मिश्रण मिलता है और वो सब गाँव की जो ठेठ भाषा होती है, उससे मिलता है, तो इतना सारा संकलन कैसे आपने? अ, देखिए, संकलन कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा कागज़ पर ही उतारा जाए। हमारी जो स्मृति है, हमारी जो चेतना है, हमारा जो अवचेतन है, उसमें भी सामग्री का संकलन होता चलता है। मैंने आपको बताया कि मैं गाँव से आता हूँ, मैं खालिस गाँव का आदमी हूँ, गँवई संस्कार वाला आदमी हूँ। आज भी मैं शहर में ज़रूर रहता हूँ, लेकिन मुझे शहर में रोज़ गाँव की याद सताती है। तो ये जो त्रास है ना, ये जो ज़िंदगी है गाँव की, जिसको हम रोज़ मिस करते हैं, कहीं न कहीं हमें उस गाँव से जोड़ने का भी एक रास्ता देती है। और मैंने अपने जीवन का एक लंबा समय गाँव में बिताया है। नौकरी के भी दौरान मैं अपने गाँव के पास ही एक समय तैनात था। तो मैंने उस ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से देखने और महसूस करने की कोशिश की है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने मदारीपुर जंक्शन में या वाया फुरसतगंज में जिस गाँव को चित्रित किया है वही संपूर्ण हिंदुस्तान है। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने जो बात कहने की कोशिश की है, जिस विषय वस्तु को उठाया है, जिन चरित्रों को उठाया है, जिन लोकोक्तियों, लोक कहावतों को उठाया है, शब्दावलियों को उठाया है, कोशिश ये की कि वो उसी रूप में आए
जिस रूप में मैंने उनको देखा और महसूस किया है। इसीलिए जब कोई हमारी तरफ का आदमी या गांव का आदमी जब हमारे उपन्यासों को पढ़ता है, मदारीपुर जंक्शन या वाया फुर्सतगंज को, तो उसको महसूस होता है कि कहीं न कहीं से वो अपने को उस अतीत से जोड़ पाता है जहाँ से वो निकल कर शहरों की ओर आया है। गाँव की संस्कृति और शहर की संस्कृति में बहुत प्रकार से अंतर तो मिल ही जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो गाँव में जो संस्कृति है, चूँकि आप गाँव से हैं तो ये सवाल बनता है, गाँव शहर की अगर तुलना करें तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गांव बदला है और गांव का शहरीकरण हुआ है। शहर बदल रहा है और शहरों का ग्रामीणीकरण हो रहा है। आप देखें, बहुत सारी चीज़ें जो 40 साल पहले 30 साल पहले हम लोग गाँव में इस्तेमाल करते थे रोज़मर्रा के जीवन में, आज शहरों में उसको बाकायदा सजा कर और उस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। और जो गांव है, गांव में के लोग शहरी संस्कृति को अडॉप्ट करने लगे हैं। तो जो खाई है वो कम हुई है, क्योंकि बदलाव दोनों तरफ हो रहा है। लेकिन जो शहरों का ग्रामीणीकरण होना या शहरों में ग्रामीण संस्कृति का आना बुरा नहीं है, गाँव का शहरीकरण होना कई मायनों में बुरा है। हर बार बुरा नहीं उसे हम कहेंगे, इसलिए कि जो अपनी मूल संस्कृति है, मूल चेतना है, जो मूल तत्व है गाँव का, वही असल हिंदुस्तान है। हमारी जो जनता, हमारा जो समाज का जो बड़ा तबका है। और आपने कहा कि अब मैं गांव से आता हूं, मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान का कोई भी आदमी हो, आप उसको देख लें 4 पीढ़ी पहले, 6 पीढ़ी पहले, तो गांव से ही जुड़ेगा। हिंदुस्तान तो गांव का देश है। शहर का जो कंसेप्ट है वो बहुत पुराना नहीं, 200 साल पुराना होगा, 300 साल पुराना होगा। तो गांव हमारी अमानत है, गांव हमारी धरोहर है। गांव की संस्कृति, गांव की बोली बानी, गांव का संस्कार, गांव का रहन सहन, गांव का खान पान, और यही हमारी असली पूंजी होनी चाहिए। मैं बहुत क्षुब्ध होता हूँ, अंदर से बहुत कष्ट होता है जब मैं देखता हूँ कि गांव गांव नहीं रहा, गांव शहर होता जा रहा है। और इस शहरीकरण की प्रक्रिया में गांव ने अपना बड़ा नुकसान किया है। अपने मूल तत्वों को कहीं न कहीं पीछे छोड़ा है, अपनी मूल संस्कृति से कट गया है। और जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारी अलिखित चीज़ें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होती थी, वो कहीं न कहीं गुम हो गई। अब हमारे लोकगीत, हमारी लोक कहावतें, हमारी लोक कलाएँ, हमारे लोक संस्कार, हमारी ढेर ऐसी चीज़ें जो केवल परंपरा में एक दूसरे को हस्तांतरित होती चली आ रही थी, उससे वो विलुप्त हो गई हैं। उनको आगे ले जाने वाले लोग नहीं रह गए हैं। उनके भीतर एक प्रकार का हीनता बोध पैदा हो गया है कि अरे यार, ये तो गम ही है। मैं उस हीनता बोध से उबारने की कोशिश में कहीं न कहीं अपने को खड़ा पाता हूँ। और मेरे उपन्यासों में भी एक प्रकार का जद्दोजहद देखने को मिलता है, जो कोशिश करता है कि लोगों को उनके मूलों की ओर लौटाया जाए, उनकी जड़ों की ओर लौटाया जाए, उनको जड़ों से जोड़ने की कोशिश की जाए। तो जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ इस पूरे विमर्श में, कि शहर गांव हो जाएं, शहरों का ग्रामीणीकरण हो, साफ़ सुथरे हों, इसमें बुराई नहीं। लेकिन जो गाँव का शहरीकरण, बेतरतीब शहरीकरण हुआ है, जो अपने जड़ों से काटने की ओर अग्रसर है, उसको लेकर मैं बहुत क्षुब्ध रहता हूँ, और वो नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। चूँकि आपने अपने उपन्यास में इलाहाबाद की ठेठ संस्कृति देखी जाए तो उसका जो है इसमें अच्छा खासा जो है मिश्रण मिलता है। अगर उसके साथ-साथ में गाँव की जो लोकोक्तियाँ होती हैं, कहावतें होती हैं, उनका आपने बहुत ही शानदार प्रयोग किया है। तो हम चाहेंगे कि हमारे एस भारत चैनल के माध्यम से उस पर कुछ प्रकाश अवश्य डालिए। जो लोकोक्तियाँ और कहावतें होती हैं, कुछ उनमें से प्रयोग करके भी डालें तो देखिए, प्रयोग तो जो मेरे पाठक हैं वो पढ़ते हैं। तो मैं इस मायने में जो मेरा दूसरा उपन्यास है जिसका जिक्र आपने किया कि इलाहाबाद की संस्कृति बोली बानी का मैंने उल्लेख चित्रण किया है, वो पृष्ठभूमि उसकी मदारीपुर जंक्शन से बिल्कुल भिन्न है। मदारीपुर जंक्शन की जो पृष्ठभूमि है, जो बोली बानी है, जो संस्कृति है, जो कहावतें हैं, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की, खासकर जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, गोरखपुर से, उसके लोकेल में केंद्रित है। और
वो भोजपुरी का क्षेत्र है, जबकि वाया फुर्सतगंज जो इलाहाबाद पर केंद्रित उपन्यास है, वो अवधी का क्षेत्र है। तो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग काम था कि मैं भोजपुरी भाषी हूँ, भोजपुरी बोलता हूँ, भोजपुरी संस्कृति को समझता हूँ। अवधी को समझ पाना तो आसान है, लेकिन अवधी को बतौर संवाद अपने पात्रों, चरित्रों के माध्यम से पूरे उपन्यास में उसका निर्वाह करना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था और मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया। शुरुआत में ये चुनौती कठिन थी, लेकिन ज्यों-ज्यों उपन्यास आगे बढ़ता गया, मुझे इसमें आनंद आता गया और यह मेरे लिए इसलिए भी शायद संभव हो पाया कि मैंने अपने जीवन का एक लंबा समय इलाहाबाद में व्यतीत किया है, पढ़ाई के भी दौरान, नौकरी के भी दौरान, तो उसका खासा फ़ायदा मुझे मिला। फिर जब एक बार मैं चरित्रों में डूब गया, तो मुझे वो जो संवाद लिखने में जो कठिनाई होती थी, वो कठिनाई मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसको साध लिया है और मुझे आसान सी लगने लगी। कहावतों, लोक कथाओं और लोकोक्तियों का जहाँ तक सवाल है, मैं तो इसकी बाकायदा तैयारी करता चलता हूँ। मदारीपुर जंक्शन में चूँकि पृष्ठभूमि भोजपुरी संस्कृति की थी, तो वहाँ दूसरे तरह की जो कहावतें, लोकोक्तियाँ, लोक कथाएँ वहाँ जन-जन में बोली जाती हैं, उनका इस्तेमाल हुआ था। वाया फुर्सतगंज में मुझे शिफ्ट करनी पड़ी, अपने कल्चर को पूरा शिफ्ट करना पड़ा था। तो वहाँ मैंने उन लोकोक्तियों, कहावतों का इस्तेमाल किया जो अवधी के क्षेत्र में बोले जाते हैं और ख़ासकर ठेठ अवधी जो इलाहाबाद की अपनी निजी पहचान है, उस संस्कृति को उसकी कहावतों और लोकोक्तियों के, लोक कथाओं के माध्यम से मैंने वो करने की कोशिश की। वाया फुर्सतगंज जो आपका उपन्यास है, उसमें से हम चाहेंगे कि कोई ऐसी लोकोक्ति या कोई ऐसी कहावत जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई हो? देखिए, ढेर सारी कहावतें हैं। अब जैसे एक कहावत है कि लोकोक्ति है कि हाथी आइल पदलस भों। तो इस हम जनमानस में इसको बहुत उच्चरित होते हुए देखते हैं, लेकिन एक कथा के माध्यम से, एक चरित्र के माध्यम से, एक विशेष मोड़ पर ले जाकर इसको खड़ा करना और इसकी व्याख्या करके और चरित्रों के साथ न्याय करना, या जात स्वभाव न छूटे कुत्ता टांग उठा के मुँहते, बिल्कुल ठेठ जो हमारे जो लोग बोलते हैं, हम लोग जो किताबों में जो कहावतें पढ़ते हैं, जो लोकोक्तियाँ पढ़ते हैं, उसमें खास इस तरह की ठेठ कहावतें हमें शायद न देखने को मिले। इसके अलावा और भी संख्या में, मेरे ख्याल में 50 की संख्या में लोकोक्तियाँ, लोक कहावतें इस्तेमाल हुई हैं। तो लोग भी इसका आनंद लेते हैं और जब मैं लिखता हूँ, बल्कि कई लोग कहते हैं कि साहब आप कुछ भी नहीं छुपाते, बड़े बेछूट तरीके से अपनी बात कहते हैं और जो कहावतें हैं या जो लोकोक्तियाँ हैं या जो लोक कथाएँ हैं, उसको बहुत क्लियर करते चलते हैं। तो मुझे लगता है कि एक उपन्यासकार का या एक लेखक का एक दायित्व बनता है कि वो चीज़ों को उघाड़े, बजाय इसके कि वो चीज़ों पर पर्दा डाले, वो चीज़ों को उघाड़े। कई बार लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि साहब आपका जो व्यक्तित्व है, देखने से, सामने से आप इतने खुले हुए नहीं हैं, लेकिन उपन्यास में आप अपने पूरे तरीके से खुल कर आते हैं। तो मुझे लगता है कि जब मैं लेखक होता हूँ, तो केवल मनुष्यता हावी होती है और एक मनुष्य के तौर पर, और जब मैं एक संबोधित कर रहा हूँ एक खास पाठक वर्ग को, तो वहाँ मेरा एक लेखकी दायित्व बनता है कि मेरे और उनके बीच कोई दीवार ना हो, कोई पर्दा ना हो, कोई रेखा ना हो और मैं उनसे सीधा संवाद करता चलूँ। तो कहीं न कहीं जो मेरे उपन्यासों में जो गाँव है, जो लोकेल है, जो ठेठ संस्कृति है, जो कहावतें हैं, जो लोकोक्तियाँ हैं, जो लोक कथाएँ हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत मेरी यही है कि मैं सीधा संवाद करता हूँ अपने पाठकों से, अपने चरित्रों के माध्यम से। हमारे उनके बीच कोई दीवार नहीं होती, कोई पर्दा नहीं होता और कोई बनावटीपन नहीं होता। सब कुछ बहुत स्पष्ट और बहुत बेलौस और निर्मम अभिव्यक्ति की तरह प्रकट होता है। आप एक तरफ सरकारी सेवा में, दूसरी तरफ आप साहित्यकार हैं। इन दोनों के बीच में कई बार जो है बड़ी कठिनाई भी आ जाती होगी काम करने, क्योंकि एक तरफ आपको कुछ तैयारी करनी, दूसरी तरफ एक अगला दबाव भी है। देखिए, नौकरी तो सबसे ऊपर है और कई बार ऐसा होता है कि मन में कहानी चलती है, महीनों चलती है, कई बार सालों चलती है, लेकिन उसको कागज़ पर उकेरने का समय नहीं मिलता है।
लेकिन एक पीड़ा रहती है कि जब भी समय मिलता है तो सबसे ज़्यादा मैंने कहा कि अपने निजी और सामाजिक जीवन से भी समय की कटौती कर के मैं उस पर देने की कोशिश करता हूँ। कई मेरे दोस्त, मेरे जो मित्र लोग हैं नाराज़ भी होते हैं कि साहब आप हमारे साथ समय नहीं व्यतीत करते। मुझे लगता है कि मैं दोनों में से शायद एक ही कर पाऊँगा। सब कुछ साधना संभव नहीं होता क्योंकि नौकरी की अपनी सीमाएँ हैं, नौकरी का अपना दबाव है और वो उसको सबसे ऊपर रखना होता है क्योंकि हम जिस जगह बैठे हुए हैं हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, समाज की है, अपेक्षाएं लोगों की बहुत रहती हैं। तो उसके बाद जो समय मिलता है मैं कोशिश करता हूं कि वो पूरा का पूरा या उसका अधिकांश साहित्य को दे पाऊं। मैं ये भी कोशिश नहीं करता कि मैं रोज़ लिखूं, मैं ये भी कोशिश नहीं करता कि मैं बहुत ज़्यादा लिखूं। मेरा मानना है या मेरा जो तरीका है कि जो कुछ भी लिखूं वो सार्थक हो, लंबे समय तक पढ़ा जाए, पाठकों के बीच एक अस्थाई भाव बना पाऊँ, उनसे एक सीधा संवाद स्थापित कर सकूं और 2-4 कृतियों के ही माध्यम से लोग एक सुविचारित और एक मतलब क्या कहें उसको कि सरल लेखक के रूप में मुझे जाने पहचाने। आप इस उपन्यास की बात करें, नाटक की बात करें, आपने इसमें तो भोज नाटक भी लिखा। जी। अब साहित्य भी एक आज की डेट में बड़ा प्रतिस्पर्धा का विषय बन चुका है। आज जो है लोग कहीं न कहीं अगर एक कुर्सी पा चुके हैं तो किसी दूसरे को बैठने भी नहीं देना चाहते, ऐसी भी चीज़ें आ रही हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, अच्छा-अच्छा लिख रहे हैं। इस प्रतिस्पर्धा को किस नज़र से देखते हैं? देखिए मुझे तो लगता है कि ये प्रतिस्पर्धा हमेशा रही है। आज जो स्थिति है वो आज जो संकट है वो थोड़ा गहरा है, ज़्यादा गहरा है। वो इसलिए कि अ, जैसे सभी क्षेत्रों में है वैसे साहित्य में भी विभिन्न गुट बने हुए हैं। कुछ विचारधारा के नाम पर, कुछ बिरादरी के नाम पर, कुछ प्रांत के नाम पर। और ये एक आसन्न संकट है लेकिन एक अस्थाई नहीं है। मुझे लगता है कि अ, आ आज आप क्या लिख रहे हैं इसका मूल्यांकन आज जो लोग बैठे हुए हैं मठाधीश, उनके मानकों पर नहीं होना चाहिए या नहीं हो सकता। आप जो लिख रहे हैं उसका असल मूल्यांकन आपके पाठक करते हैं, आपका पाठक वर्ग करता है। प्रेमचंद, निराला या जो भी बड़े लेखक हुए हिंदी साहित्य में, उन्होंने कभी किसी गुट में शामिल होकर लेखन चर्या को अंजाम नहीं दिया। उन्होंने केवल बेहतर लिखा और आज उसका नतीजा ये है कि आज 100 साल बाद भी वो लोग उसी चाव से पढ़े जाते हैं, उसी उत्साह से पढ़े जाते हैं और उनके पास जो पाठकों का अपना संसार है, पाठकों का जो अपना वर्ग है, वो किसी भाषा, किसी जात, किसी प्रांत से बंधा हुआ नहीं है, वो देश की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि ये जो भी संरचनाएं दिखती हैं हमें, जो मठाधीश लोग हैं जिन्होंने अपने गुट बना रखे हैं, जो कुर्सियों पर काबिज हैं, जो नए लोगों को आना नहीं देना चाहते, ये बहुत अस्थाई है, बहुत क्षणिक है। अस्थाई है आपका वास्तविक लेखन, आपका कालजयी लेखन, आपका श्रेष्ठ लेखन, जो आपको आपके पाठक बनाते हैं, न कि कोई बिरादरी लेखकों की, न कोई गुट लेखकों की का और न ही कोई किसी भी प्रकार का ऐसा संगठन जो जबरियां तमाम संगठनों पर काबिज होकर अपने को श्रेष्ठ बताता चलता है। देखिए प्रतिस्पर्धा की बात करें तो क्या आपको लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई अच्छा लिख रहा हो, उसका अंदर जो है प्रतिभा भरी हो, लेकिन यही बात प्रतिस्पर्धा जो है कहीं तो किसी को दबा दिया जाए तो उसकी प्रतिभा भी कई बार जो है हीन भावना का शिकार हो जाती है। ये मैन टू मैन डिफर करता है कि हीन भावना अगर आपको यह आत्मविश्वास है कि आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा लिख सकते हैं और छद्म साहित्यकारों के चलते आप सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो इसको लेकर किसी प्रकार के हीनता बोध से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं, ऐसा मेरा मानना है। ये इसलिए भी आज के दौर में अपरिहार्य है क्योंकि आज प्रकाशित होने के केवल एक
का केवल एक ही माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि ढेर सारे माध्यम और मंच मिले हुए हैं। आप जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है कि सोशल मीडिया से बड़ा हथियार आज के दौर में कुछ भी नहीं है। आपको कोई प्रकाशक प्रकाशित नहीं करना देना चाहता, कोई बात नहीं। आप ऑनलाइन यूट्यूब पर आ सकते हैं, अपनी कविताएं पढ़ सकते हैं, अपनी रचनाएं पढ़ सकते हैं। आप अपना फेसबुक पेज बना सकते हैं, आप ट्विटर पर आ सकते हैं, आप कू पर आ सकते हैं, आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं, आप अपने ई बुक्स प्रकाशित कर सकते हैं। तो यह जो हीनता बोध का जो एक वो है कि कुछ लोगों की वजह से बहुत सारे लोग सामने नहीं आ पाते और वो हीनता बोध के शिकार होते हैं। मुझे लगता है कि आज का जो वातावरण है वो अधिक लोकतांत्रिक है और सभी को आगे आने के लिए, उसकी प्रतिभा को सामने लाने के लिए इंडिपेंडेंट मंच बने हुए हैं और जो लोग योग्य हैं, अच्छा लिख रहे हैं, उनको इन मंचों का इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय इसके कि वो कुछ लोगों की वजह से हीनता बोध का शिकार हो। आपका उपन्यास जो रहा मदारीपुर जंक्शन पे वाया फुर्सतगंज, इसके बाद में आपको कई सारे पुरस्कार भी मिले। जी, जी। कैसा लगता है कि जब हम एक मेहनत करते हैं उसके बाद उसे पुरस्कृत किया जाए? देखिए, शुरू में तो बहुत अच्छा लगता था। शुरू में लगता था कि मेरी रचना पुरस्कृत हो रही है, मुझे विभिन्न मंचों पर सम्मानित किया जा रहा है, पुरस्कार की राशि भी मिलती थी। लेकिन अभी सब कुछ थोथा-सा लगता है। लगता है कि असली पुरस्कार, हमारी असली पूँजी या असली जो सम्मान है, वो हमारा पाठक वर्ग है। मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेल से, व्हाट्सएप से, जो मेरा मोबाइल नंबर या मेरी किताब पर भी उपलब्ध है, वो मुझे कहते हैं कि मैंने आपकी फलां किताब पढ़ी और मुझे बड़ा आनंद आया। एक पाठक भी ना कई लाख रुपए के बराबर का सुख देता है, उसको हम कीमत में नहीं आंक सकते। पुरस्कृत होना ना होना ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सराहा जाना और अच्छे लेखक के रूप में पहचाना जाना, ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, असली आपकी पुरस्कार। असली पूंजी है, असली कीमत है और असली पुरस्कार है। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि शुरू में तो बहुत अच्छा लगता था जब किताब आई थी मदारीपुर जंक्शन, तो मुझे कई जगहों पर इनवाइट किया जाता था। अभी सब कुछ बनावटी सा लगता है, सब कुछ लगता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छा लिखा जाए और अपने पाठकों का एक वर्ग तैयार किया जाए जो आपको सम्मान दें, आपको पहचाने और आपके न रहने के बाद भी आपको एक अच्छे लेखक के तौर पर जाना जाए, पहचाना जाए। तो आपने ये उपन्यास लिखना शुरू किया होगा और ये जब प्रकाशित होके आने वाला होगा, तो क्या फीलिंग थी उस समय? देखिए, जो आनंद उपन्यास लिखते समय आया और छपने के ठीक पहले की जो अनुभूति थी, वो अनुभूति उसको शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। मदारीपुर जंक्शन मेरा पहला उपन्यास था। लगभग 3 साढ़े 3 वर्षों तक मैं इसको धीरे-धीरे लिखता रहा, कई टुकड़ों में लिखा और एक समय ऐसा आया कि लिख के उपन्यास कंप्लीट हो गया था, मेरे पास कोई प्रकाशक नहीं था। फिर भी मेरे भीतर कोई हीनता का भाव नहीं था। मुझे लगता था कि मैंने अपना काम किया है और मुझे प्रकाशित होने की कोई जल्दी नहीं थी। बस एक अच्छे अवसर की तलाश थी कि कोई ढंग का प्रकाशक इसको छापे, तो शायद इसको सही मंच मिले, सही लोगों तक किताबें पहुँचे, क्योंकि किताबों को सही मंच मिलना भी ज़रूरी है। अगर आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं और आपको प्रकाशित करने वाला ढंग से सही प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं पहुँचाता है, तो भी आपकी रचनाएँ काल कवलित हो सकती हैं। हो जाएँगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसकी संभावना है कि काल कवलित हो जाएँगी। मेरा सौभाग्य है कि मेरी पहली रचना ही वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई और मेरा यह भी सौभाग्य है कि इसको पाठकों ने, इसको नाट्य निर्देशकों ने हाथों हाथ लिया और इसके देश और दुनिया में ढेर सारे मंचन हुए। मैं कलम भुवनेश्वर में आमंत्रित किया गया इसी उपन्यास में। मैं कलम लंदन के लिए आमंत्रित किया गया। मॉरिशस के विश्व हिंदी सम्मेलन में भी मैंने प्रतिभाग किया इसी उपन्यास के कारण। तो जो शुरुआती अनुभव था वो बहुत ही उत्साहित करने वाला था, लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा-सा एक ठहराव आया है लेखन में भी और उस उत्साह में भी। अब मैं अति उत्साही होकर अपने लेखन को
नीचे होते हुए नहीं देखना पसंद करता, बल्कि मैं अब अपने उत्साह को संयमित कर और अच्छे से अच्छे बेहतर लेखन की ओर अपने को केंद्रित करना चाहता हूँ। क्या लगता है कि जब इस तरीके का कोई लेखन किया जाता है तो ये बहुत सारी यथार्थ चीज़ें भी दिखती हैं, बहुत कल्पनाशीलता की ज़रूरत होती है। देखिए, बिना यथार्थ के तो कल्पना संभव ही नहीं, और मुझे तो लगता है कि कोई ऐसी किसी ऐसी चीज़ की कल्पना की ही नहीं जा सकती जिसका यथार्थ से रत्ती भर भी वास्ता ना हो। यथार्थ मूल तत्व है, अधिकांश है, कल्पना उसका एक अंश है। और आपकी कल्पना में यथार्थ का पुट जितना ज़्यादा होगा, रचना उतनी ही पाठकों के करीब होगी, उनके हृदय के करीब होगी। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो कहानी, जो पृष्ठभूमि, जो नरेशन, जो चरित्र, जो भी उठाऊं, उसमें अधिकांश यथार्थ हो। और मैं करता भी हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि मेरे जो चरित्र हैं, मेरी जो कहानियाँ हैं, मेरे कहानियों का जो प्लॉट है, वो कहीं न कहीं से वास्तविक जीवन से उठाया जाता है, और उसी को कुछ में उसमें कल्पना का तत्व मिलाकर मैं एक नए चरित्र का, एक नए कहानी के प्लॉट का निर्माण करता हूँ। आपको अगर चुनाव करने को दिया जाए कि आपकी एक तरफ नौकरी है, दूसरी तरफ आपका साहित्य है, तो इसको प्रेम सबसे ज़्यादा किससे करते हैं? देखिए, नौकरी से रोजी रोटी चलती है, परिवार चलता है, और बिना पेट का इंतजाम किए कोई भी दूसरा व्यवसाय चल नहीं सकता। प्रेम करने की जहाँ तक बात है तो साहित्य कला से जुड़ी हुई चीज़ है, और कला सीधे हृदय से निकलती है, हृदय को जोड़ती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि साहित्य से लगाव ज़्यादा है। लेकिन ये नौकरी की शर्त पर नहीं है, नौकरी को त्यागने की शर्त पर नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास जीविकोपार्जन का साधन ना हो तो कोई भी कला दीर्घजीवी नहीं हो पाएगी, और मैं तो कहता हूँ कि वो असमय काल कवलित हो जाएगी। इसलिए कला के निखरने के लिए आवश्यक है कि आपके पास जीविकोपार्जन का एक साधन हो, बेहतर साधन हो, ताकि आप उन्मुक्त होकर, निश्चिंत होकर, निर्विघ्न होकर अपनी कला को साध सकें। तो मेरे लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। नौकरी मेरा साधन है और साहित्य मेरा साध्य है। बताते हैं, ये हमारी नहीं, अपनी निजी विचार नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी न किसी प्रकार की भी कोई कला हो तो वो उपद्रवी कम होता है। स्वाभाविक सी बात है। कला का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, और उपद्रवी का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। तो कला चीज़ों को जोड़ती है, कला चीज़ों को सुंदर बनाती है, कला बुरी चीज़ों में भी सौंदर्य का दर्शन कर लेती है, और जो उपद्रव जिसकी बात आप कर रहे हैं वो अच्छी चीज़ों में भी डिस्ट्रक्शन तलाश लेता है। तो कला एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के समग्र विकास का बहुत अनिवार्य और सहकारी कारण है। और कला, मुझे लगता है कि ईश्वर ने सभी के भीतर कोई ना कोई कला दे रखी है। जब कला को उसका सही मार्ग नहीं मिलता, उसको सही खाद पानी नहीं मिलता, सही अवसर नहीं मिलता, तो शायद वही कला डिस्ट्रक्शन या विध्वंस या उपद्रव के रूप में सामने आती होगी, ऐसा मेरा मानना है। चूँकि आप गाँव से जुड़े रहे हैं और गाँव आपके दिल में बसता है, तो एक सवाल और भी बनता है जो एक सार्वजनिक सवाल है कि शहरों के अंदर देखा जाए तो जो बगल का घर होता हो सकता है वो कई बार उनको न जाना। शहर और गाँव के अंदर देखा जाए तो अगर एक छप्पर उठाना होता है तो पूरा का पूरा गाँव खड़ा होता है। आप तो रहे होंगे, हमने भी कुछ देखा है, शादियाँ ब्याह होती थी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी किसी चीज़ को बाहर से लाने की। तो ये जो संस्कृति है धीरे-धीरे क्या इसका विलुप्तीकरण? अब गांव में भी वो स्थितियां नहीं रहीं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। एक समय था जब गांव में लोग एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होते थे, लेकिन अब वो
सुख दुख में सम्मिलित होना भी बहुत कुछ औपचारिक हो गया है। अब शादियों में लोग जाते हैं तो बमुश्किल 10-5 मिनट के लिए जाते हैं। पहले शादियां होती थी तो लोग टेंट हाउस वाले के पास नहीं जाते थे, कैटरर्स के पास नहीं जाते थे, गांव के ही लोग मिलके आपस में सारी सामग्री का इंतजाम करते थे। मुझे खूब याद है कि आ, आ, चारपाई और तख्त पूरे गांव से इकट्ठे होते थे, बाराती उस पर सोते थे, बिस्तर आते थे। और लेकिन धीरे धीरे बदलाव आया है और गांव को भी शहर ने आच्छादित कर लिया है। या मैं कहूं कि गांव के भीतर एक प्रकार का जो हीनता बोध पनपा और उसने जो है लोगों को शहरीकरण की ओर उन्मुख किया। हालांकि उस शहरीकरण ने गांव का बड़ा नुकसान किया है और अब लोगों के भीतर वो भावनात्मक संबल, भावनात्मक लगाव, भावनात्मक उद्रेक एक दूसरे के प्रति देखने को नहीं मिलता, जैसा कि हम लोग पूर्व में, अतीत में, अपने कैशोरावस्था में या बचपन में देखते आए हैं। एक सवाल और बनता है कि अगर हम आप ही से पूछें कि शहर के अंदर जब हम रहते हैं तो हम अत्याधुनिक बोले जाते हैं कई मामलों में, और गांव के अंदर का चलन है, कई बार लोग कह देते हैं कॉमन की भाषा में कि ये गांव का है। क्या लगता है आपको कि आधुनिकीकरण आपको दिखता कहाँ पे जाता है? देखिए, आधुनिक होने का दंभ भरना और आधुनिकीकरण का दिखावा करना तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो खाली शहरी लोग हैं जो कई पीढ़ियों से शहरों में रहते आए हैं और जो वास्तव में शहरी संस्कृति को जीते हैं, शहरीपन अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन शहरीपन की अपनी कुछ बाध्यताएं हैं, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ मायनों में बहुत अच्छा है और कुछ मायनों में वो उसकी अपनी सीमाएं हैं। जो गांव का आदमी है उसने कोशिश ये की है कि वो उस शहरीकरण को सीधे उसी रूप में अपना लेना चाहता है जिस रूप में उसने बाहर से शहर को देखा है। तो उसका नतीजा ये होता है कि एक प्रकार का विद्रूप जो है उसके साथ पैदा होता है। जैसे आप देखें, हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ रोज़ सुबह शहर के लोग पार्क में टहलने आते हैं। गांव का आदमी गांव में खुला स्वच्छ वातावरण होने के बावजूद अब टहलने नहीं जाता। कब किसी ज़माने में जब हम लोग छोटे थे तो हमें याद है कि हमारे गांव से कुछ दूर पर एक मंदिर हुआ करता था, आज भी है। वहाँ लोग पूजा करने के बहाने जुटते थे और इस बहाने से न केवल वो टहलते थे, मंदिर के चारों तरफ के तालाब की परिक्रमा करते थे, पूजा पाठ करते थे, स्नान करते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे, दुख दर्द बांटते थे और एक दूसरे की समस्याओं में एक दूसरे का सहयोग करते थे। आज उन मंदिरों पर जाने वाले लोगों की संख्या बहुत नगण्य है। उसका नतीजा ये हुआ है कि न केवल सुबह की सैर खत्म हुई है, बल्कि लोगों की धार्मिक आस्था में भी गिरावट आई है। लोगों के बीच का जो आपसी रिश्ता है, जो उसके भीतर का एक जो जुड़ाव है, वो भी खत्म हुआ है। और शहर के लोग उस गांव को जीना चाहते हैं जिसको उन्होंने बहुत नज़दीक से तो नहीं देखा, लेकिन जिसको वो शहर में रहकर गांव जैसा महसूस करते हुए और उस संस्कृति को जी रहे हैं। मृत्युभोज आपका नाटक रहा, इसके बारे में? मृत्युभोज, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की कि यथार्थ और कल्पना। मृत्युभोज की जो पृष्ठभूमि है वो एक ऐसे शख्स की है जो जिसका विवाह एक ऐसी स्त्री से होता है जिसका पति मर गया है और उससे वो विवाह करता है और एक विपरीत परिस्थिति में उसका विवाह होता है जब उसके पेट में किसी दूसरे व्यक्ति का बच्चा पल रहा है। वो उसे अपनाता है, लेकिन धीरे धीरे वो कुछ कुसंगत के कारण शराब का व्यसनी होता है और जिसके कारण उसकी ज़िंदगी बिखरती चली जाती है। एक दिन ऐसा आता है कि वो स्त्री जिससे उसने शादी की है वो उसकी मृत्यु होती है और उस मृत्यु पर वो चूँकि शराब का व्यसनी हो चुका है तो बड़े बड़े दावे करता है कि मैं इसका मृत्युभोज, जिसे हम लोग ब्रह्मभोज कहते हैं, उसका ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। लेकिन जिस दिन उसका ब्रह्मभोज होना होता है उस दिन वो बाज़ार जाता है और बाज़ार में ही रह जाता है, नशे की हालत में अगले दिन बरामद होता है।
इसके बाद भी वो हार नहीं मानता, अपने दरवाजे पर बैठे हुए चकल्लस करते हुए कहता है कि मैंने तो मृत्युभोज किया, अपने साथियों के साथ किया, मधुशाला में किया, ऐसे किया वैसे किया। तो ये भी एक प्रकार का एक तरीके से सामाजिक व्यंग है, समाज के मुंह पर एक तमाचा है कि हमारी जो एक संस्कृति है कि जीते जी हम लोग भले एक दूसरे के साथ बैठ कर ना खाएं, लेकिन मृत्यु का उत्सव मनाना जरूरी है। मृत्यु का उत्सव मनाने के लिए जरूरी है, वो पात्र जो है इस नाटक के माध्यम से कहता है कि ये क्यों जरूरी है, अपने जात के बिरादरी के लोगों को खिलाना क्यों जरूरी है। जीते जी हम जो चीज़ें अपनी पत्नी को, अपने परिवार के लोगों को नहीं दे पाए, मरने के बाद स्वर्ग में उसको मिलेगा, इस मान्यता को ढोने के लिए उसका जो है ब्रह्मभोज करना या उसका जो है पिंडदान करना क्यों जरूरी है, पंडित जी को उन सामानों को दान करना क्यों जरूरी है। सवाल पूछेंगे तो एक तरीके का की जो सामाजिक विसंगति है उस पर वो प्रश्न उठाता है अपने उसके चरित्र के माध्यम से। बस बहुत छोटी सी कहानी है, एक पति पत्नी और उसके बच्चों की कहानी है, और इसके माध्यम से जो हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था, पारंपरिक भी क्या कहें, ये एक हमारी सड़ी गड़ी मान्यता है कि मरने के बाद हम जब बिरादरी के लोगों को खिलाएंगे, जब दान करेंगे तो वही चीज़ें उसे स्वर्ग में मिलेंगी। इस व्यवस्था पर, इस मान्यता को मुंह चिढ़ाने के लिए इस नाटक का सृजन किया है। आपने आज बहुत सारा समय दिया, बहुत सारी बातें अभी आपसे करनी विशेष रहेंगी, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता है आपको भी। तो हम चाहेंगे कि आप चैनल के माध्यम से अगर कोई आप संदेश देना चाहें, और ये बताते हुए कि आगे क्या आप जो है लेके आ रहे हैं। देखिए, मैं बहुत सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मुझे आपने इस लायक समझा है कि अपने चैनल के माध्यम से मेरे भी पाठकों से रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेखन मेरा शौक़ है, मैंने बताया मेरा पैशन है, मेरी आजीविका नहीं है लेकिन मेरी ज़िंदगी है। शायद मेरे जीवन से अगर लेखन को निकाल दिया जाए तो मेरी उम्र कम हो जाएगी, मैं असमय यह दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं रोज़ लिखूं, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं रोज़ सोचूं, लेकिन ये मेरे जीवन का वैसा ही हिस्सा है जैसा सांसों के साथ मेरा रिश्ता है। और मेरी एक छोटी सी लाइब्रेरी है जिसमें मैं बैठता हूँ रोज़, और जब मैं उस लाइब्रेरी में बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक दूसरी दुनिया में हूँ। मैं शायद ईश्वर के सबसे करीब हूँ। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि कला के साथ होना ईश्वर के साथ होना है। कला एक ऐसी विधा है, कोई भी कला हो, संगीत हो, साहित्य हो, खेल हो या और कुछ भी, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें सीधे ईश्वर से जोड़ती है, बीच में कोई नहीं होता। या जब हम इसके सबसे करीब होते हैं तो हम ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। मैं बहुत स्लो राइटर हूँ, बहुत कम लिखता हूँ, बहुत लिखने में मेरा विश्वास नहीं है, बहुत छपने में मेरा विश्वास नहीं है, बहुत सुने जाने में मेरा विश्वास नहीं है, बहुत चर्चित होने में विश्वास नहीं है, लेकिन एक चीज़ में विश्वास पक्का है, मैं चाहता हूँ कि मुझे पढ़ा जाए। और मेरी पढ़ा जाए का मतलब ये नहीं है कि मुझे सराहा जाए, मेरे लेखन की जो खामियां हैं, जो खूबियां हैं, उनको भी रेखांकित किया जाए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई पाठक या कोई आलोचक या कोई समीक्षक, कोई प्रोफेसर या कोई पत्रकार जब मेरी लेखनी की खामियों को भी इशारा करता है, क्योंकि एक लेखक अपनी कमजोरियां तो जानता है लेकिन शायद उन कमजोरियों से पार नहीं पा सकता। पार पाने के लिए समय समय पर सामने से कोई उंगली होनी चाहिए जो उसको लगातार यह इशारा करती रहे कि उसे इन चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है। तो आलोचनाएं जितनी भी हों अच्छी होंगी, हमारे व्यक्तित्व को निखारेंगी, हमारी लेखनी को निखारेंगी। फिलहाल मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं तीसरे उपन्यास पर काम कर रहा हूँ
और यह न भोजपुर की संस्कृति में केंद्रित है, न इलाहाबाद की संस्कृति पर केंद्रित है, बल्कि ये जो अवध की नवाबी संस्कृति है उस पर केंद्रित होगी। और मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मैं ये तो नहीं दावा कर सकता कि मैं 6 महीने में, साल भर में इस उपन्यास को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब कभी भी हाजिर होऊंगा तो एक नए बालेंदु द्विवेदी के रूप में धमाकेदार अंदाज में हाजिर होंगे। आऊँगा। और बहुत शुक्रिया आपका, आपकी पूरी टीम का, आपके सारे दर्शकों का, हमारे सारे पाठकों का। धन्यवाद।